अब सुनो ध्यान से, अपन ने नंबर थ्योरी पूरी कर ली और नंबर थ्योरी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि कितने उसके डिवाइजर हो सकते हैं, उनके सारे डिवाइजरों का सम एंड सो ऑन, काफी सारी चीजें अपन ने नंबर थ्योरी के अंदर देख ली। ओके, अब मैं और आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सम ऑफ नंबर। ये बहुत ही काम की चीज है, सम ऑफ नंबर्स। इस पर सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे। लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ नंबर्स। ध्यान से सुनिए सम ऑफ नंबर्स के बारे में। सम ऑफ नंबर्स का क्या मीनिंग है इसको समझिए। सम ऑफ नंबर का मीनिंग ये है कि जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 डिजिट गिवन है। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ये 6 डिजिट गिवन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन 6 डिजिटों का यूज करके मान लीजिए 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। इन 6 डिजिटों का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो दो बातें होंगी, या तो विद रिपीटेशन की बात होगी या विदाउट रिपीटेशन की बात होगी। अगर विद रिपीटेशन है तो पहली जगह भरने के भी 6 तरीके, दूसरी जगह भरने के भी 6 तरीके और तीसरी जगह भरने के भी 6 तरीके। तो कुल मिला के 6 6 36 और 36 इंटू 6 6 6 36 से 18 21 216 नंबर बनेंगे। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहली जगह भरने के 6 तरीके, दूसरी जगह भरने के 5 तरीके, तीसरी जगह भरने के 4 तरीके 6 5 30 120 नंबर बनेंगे। ये तो हमको ऑलरेडी आता है, लेकिन यहां हेडिंग सम ऑफ नंबर्स है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विद रिपीटेशन जो 216 नंबर बन रहे हैं उन सबका सम बताइए। कितने नंबर बन रहे हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सम बताइए, या विदाउट रिपीटेशन जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सम बताइए। जो 120 नंबर बन रहे हैं उनका सम बताइए, या विद रिपीटेशन जो 216 नंबर बन रहे हैं उनका सम बताइए। जितने पॉसिबल नंबर बन रहे हैं उनका सम निकालने की टेक्निक मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जितने पॉसिबल नंबर बन रहे हैं उनका सम निकालने की टेक्निक मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसके लिए जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं, या जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मेथड। उस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मेथड। ध्यान से, पहले मैं मेथड की बेसिक बता देता हूं, फिर आपको निकाल के बताता हूं कि जो पूरे के पूरे 216 नंबर बने हैं उन सारे नंबरों का सम क्या आएगा, या जो पूरे के पूरे 120 नंबर बने हैं उन सारे नंबरों का सम क्या निकल के आएगा। सुनो, कंट्रीब्यूशन मेथड का मतलब पहले आप समझिए। सुनो, मान लीजिए मुझे 3 नंबर जोड़ने हैं, एक 256, 317, 800, मान लो 3 नंबर जोड़ने हैं। तो इन 3 नंबर जोड़ने में कोई विशेष बात नहीं है, 3 नंबर तो आप जोड़ ही सकते हैं, 3 क्या तो 20 नंबर जोड़ सकते हैं। लेकिन इनको जोड़ने का हम एक नया तरीका लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि भाई 256, 317, 819, इसका सम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम, यानी 6 6 12 22 इंटू 10 की पावर 0 प्लस टेंस प्लेस पर सारी डिजिटों का सम 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस हंड्रेड्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम। ये लीजिए, इनको जोड़ लेंगे तो हमको इन तीनों का सम मिल जाएगा। लेकिन हमारा काम बहुत आसान हो गया, यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर अगर कोई भी डिजिट आती है तो उसका कंट्रीब्यूशन, उसके जो प्लेस वैल्यू तो उतनी ही है, फेस वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू भी उतनी ही है, 10 की पावर 0 ऑर्डर। टेंस प्लेस पर सारी डिजिटों का सम इंटू 10 की पावर 1, और हंड्रेड्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम इंटू 10 का स्क्वायर। ये हो गया इन तीनों नंबर्स का सम। यही मेथड हम यहां लगाएंगे, यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम, टेंस प्लेस पर सारी डिजिटों का सम, हंड्रेड्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ
ऑल नंबर्स विद रिपीटेशन। बिल्कुल ध्यान देखेंगे तो हम सम ऑफ ऑल नंबर यूं कह देंगे कि सम ऑफ डिजिट्स, बोर्ड पर देखें, एट हंड्रेड्स प्लेस, या यूनिट्स प्लेस से शुरू कर लेते हैं। एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम इंटू 10 की पावर 0 प्लस सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस इंटू 10 की पावर 1 प्लस सम ऑफ डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस इंटू 10 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये निकल के आ गया हमारे पास फाइनली। अब आइए इसको जोड़ें। अब ध्यान से जोड़ना है। अब हमको क्या करना है, जितनी पॉसिबल डिजिट्स यूनिट्स प्लेस पर आती हैं उन सब का सम, ध्यान से सुनना है। अब यूनिट्स प्लेस पर अगर 1 रख दो तो कितने 1 कितनी बार आएगा? देखिए, अगर आपने यूनिट्स प्लेस पर 1 रख दिया तो इसको भरने के भी 6 तरीके, इसको भरने के भी 6 तरीके। तो कितने नंबर की यूनिट्स प्लेस 1 होगी? 36 नंबर की यूनिट्स प्लेस 1 होगी। तो 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? 36 बार। तो 1 36 बार आ गया। भाई यूनिट्स प्लेस पर यही डिजिट्स तो आएंगी, तो मैं पता लगा लेता हूं कि हर डिजिट कितनी बार आ रही है। फिर मैं बोलता हूं यूनिट्स प्लेस पर 2 कितनी बार आएगा? वो भी 36 बार आएगा। भाई यूनिट्स प्लेस पर अगर 1 फिक्स कर दो तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पर 1 होगा? ऐसे 36 नंबर होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पर 1 होगा। फिर ऐसे 36 नंबर होंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पर 2 होगा। तो यूनिट्स प्लेस की सारी डिजिटों का सम 1 × 36 प्लस 2 + 2 + 2 भी कितनी बार? 36 बार। 3 + 3 + 3 + 3 भी कितनी बार? 36 बार। 4 + 4 + 4 + 4 भी कितनी बार? 36 बार। 5 + 5 + 5 + 5 कितनी बार? 36 बार। 6 + 6 + 6 + 6 भी कितनी बार? 36 बार। यानी अगर बात करें तो यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम निकल के आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 36। ये होगा यूनिट्स प्लेस की सारी डिजिटों का सम, क्योंकि 111 भी 36 बार, 222 भी 36 बार, 333 भी 36 बार, 444 भी 36 बार, 555 भी 36 बार, 666 भी 36 बार। तो यूनिट्स प्लेस की सारी डिजिटों का सम ये इनटू कंट्रीब्यूशन कितना? 10⁻⁴। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। सिमिलरली जैसे हमने यूनिट्स प्लेस की सारी डिजिटों का सम निकाला है, वैसे ही हम टेंस प्लेस की सारी डिजिटों का सम वापस से वही करते हैं। अल्टीमेटली डिजिटें तो यही 6 ही आएंगी। टेंस प्लेस पर 1 कितने नंबर्स में आएगा? ये भी 36 नंबर में आएगा, क्योंकि अगर आपने यहां 1 भर दिया तो इसको भरने के भी 6 तरीके, इसको भरने के भी 6 तरीके। तो 1 भी 36 बार, 2 भी 36 बार, 3 भी। अरे वाह! टेंस प्लेस पर सारी डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 1। सेम वे में आप समझ गए होंगे कि अगर 100 प्लेस की बात करें तो यहां पर भी 1 कितनी बार आएगा? 36 बार। तो 100 प्लेस की सारी डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 दिस इंटू 36 इंटू 10 इसको क्यूब स्क्वायर। तो अगर इन तीनों को जोड़ लें तो जो पूरे के पूरे 216 नंबर बने हैं उनका सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 36 इंटू 10⁻⁴, 10⁻1 10। ये लीजिए, ये आ गया ऑल द नंबर। जो पूरे पूरे 216 नंबर बने हैं उन सारे के सारे 216 नंबर का सम। ये देखिए कितने आराम से निकाल सकते हैं हम इनको। आइए यहीं पर विदाउट रिपीटेशन अगर लेंगे तो क्या अंतर आएगा, आइए देखते हैं, ध्यान देखें। विदाउट रिपीटेशन तो अब मैं निकालने जा रहा हूं सम ऑफ ऑल नंबर विदाउट रिपीटेशन। फिर एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें 0 इन्वॉल्व हो जाए, रिपीटेशन। 0 क्या, इसमें बहुत सारी कंडीशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। विदाउट रिपीटेशन में भी अपन यही फंडा लगाएंगे कि सम ऑफ डिजिट्स
8 units place into 10 की पावर 0 plus sum of digits at tens place into 10 की पावर 1 plus sum of digits at 100 place into 10 का स्क्वायर। ये लीजिए। अब की बार क्या है, रिपीटेशन नहीं है, तो आइए यहां पर बना लेते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यूनिट्स प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा। अगर आपने यूनिट्स प्लेस पर 1 भर दिया तो इसको भरने के 5 तरीके और इसको भरने के 4 तरीके, 20 नंबर में। रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, किसी भी डिजिट को दोबारा इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो यूनिट्स प्लेस पर 1 कितने में आएगा, 20 में आएगा। अच्छा 2 भी कितने में आएगा, वो भी 20 में आएगा, क्योंकि अगर यूनिट्स प्लेस पर आप यहां पर 2 भर देते हैं तो वो भी 20 में ही आएगा। 3 कितने में आएगा, वो भी 20 में ही आएगा। 4 कितने में आएगा, वो भी 20 में ही आएगा। बहुत सही। तो यानी सारी यूनिट्स प्लेस की डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 0। यहीं पर देखिए, अगर आप टेंस प्लेस की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है, वापस से सब कुछ सेम आएगा। टेंस प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा, वापस 20 बार ही आएगा, क्योंकि अगर आपने टेंस प्लेस पर 1 भर दिया तो बाकियों को भरने के 20 तरीके हो गए। तो टेंस प्लेस पर सारी डिजिटों का सम 1 भी 20 बार, 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 1। और यहां पर भी आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 20 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये चीज वापस जोड़ ले अपन, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 20 इंटू 10 रेज पावर 0 10 रेज पावर 1 10 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये आ गया सारे पॉसिबल नंबर्स का सम। सारे पॉसिबल मतलब 120 नंबर्स का सम विदाउट रिपीटेशन। बहुत सिंपल है। आइए एक 0 वाला केस लेते हैं, कॉपी कर लो। ओके, समझ में आ गया। आइए एक और क्वेश्चन 0 को इन्वॉल्विंग लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है, कोई विशेष बात नहीं है। मान लीजिए आपको डिजिट्स गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ी ज्यादा डिजिट्स गिवन है और 4 डिजिट के नंबर हैं। लीजिए इसको भी बढ़ा लेते हैं। तो हमको सम निकालना है विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम विद रिपीटेशन। देखो विद रिपीटेशन निकालना तो बहुत आसान है। यूनिट्स प्लेस का सम, पूरा नहीं निकला, सम तो लिख ही देते हैं। यूनिट्स प्लेस का सम, वो तो अंडरस्टूड है। हाँ, यूनिट्स प्लेस का सम, सारी डिजिट्स का सम एट यूनिट्स प्लेस इंटू 10 की पावर 0, फिर टेंस प्लेस का सम इंटू 10 की पावर 1, फिर हंड्रेड्स प्लेस का सम इंटू 10 का स्क्वायर, फिर 1000 प्लेस का सम इंटू 10 का क्यूब। आइए, रिपीटेशन अलाउड है तो अब आराम से यूनिट्स प्लेस से शुरू करिए। रिपीटेशन अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। इसमें विदाउट रिपीटेशन में थोड़ा 0 का केस लेना पड़ता है। अब यूनिट्स प्लेस में 0 भर भी देंगे तो 0 + 0 + 0 कितनी बार भी जोड़ोगे 0 ही आएगा। तो 0 को सोचने की जरूरत नहीं है, बाकियों को सोचिए। अगर यूनिट्स प्लेस पे आपने 1 भर दिया तो इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके और इसको भरने के 7 तरीके। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, 7 × 8 × 8 बार आएगा। ऐसे ही अगर आपने यूनिट्स प्लेस पर 2 भर दिया तो यूनिट्स प्लेस पर 2 कितनी बार आएगा, 2 2 2 2 2 7 × 8 × 8। यूनिट्स प्लेस पर हर डिजिट जो भरेंगे वो 7 × 8 × 8 बार आएगी। तो यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 7 × 8 × 8 इंटू 10 की पावर 0 प्लस।
अगर यहाँ टेंस प्लेस की बात करेंगे तो सेम अप्रोच रहेगी। अगर टेंस प्लेस पर भी आप मान लीजिए 1 भर देते हैं तो बाकियों को भरने के 7 इंटू 8 इंटू 8 तरीके हैं। क्यों? क्योंकि पहली जगह 0 नहीं भर सकते, बाकी कुछ भी भर सकते हैं। तो टेंस प्लेस पर भी सारी डिजिटों का सम सेम आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 1। 100 प्लेस का भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 का स्क्वायर। देखिए 100 प्लेस का भी देख लीजिए, क्योंकि अगर 100 प्लेस की आप बात करते हैं तो अगर 100 प्लेस पर आपने मान लो कोई डिजिट भरी तो फिर भी इसको भरने के 7 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके और इसको भरने के 8 तरीके। लेकिन जब आप 1000 प्लेस की ओर रुख करेंगे तब थोड़ा प्रपंच हो जाएगा। कैसे प्रपंच हो जाएगा सुनिए। अगर आपने यहां 0 तो भरेंगे ही नहीं, यहां 1 भर दिया तो 1 भरने के कितने तरीके? 8 इंटू 8 इंटू 8 तरीके। क्योंकि यहां 0 नहीं भर सकते थे, लेकिन बाकी को तो भरने के तरीके हैं, विद रिपीटेशन है। तो यहां पर क्या होगा? सारी डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 का क्यूब। ये आ गया सारी की सारी डिजिटों का सम विद रिपीटेशन। रिपीटेशन के केस में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, डिजिटें रिपीट कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसी क्वेश्चन को हम करें विदाउट रिपीटेशन। सुनो, सेम क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। एक बार फंडामेंटल कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। विदाउट रिपीटेशन में भी सेम होगा। यूनिट्स प्लेस का सम इंटू 10 की पावर 0, टेंस प्लेस का सम इंटू 10 की पावर 1, 100 प्लेस का सम इंटू 10 का स्क्वायर, 1000 प्लेस का सम इंटू 10 का क्यूब। अब विदाउट रिपीटेशन में क्या है? यहां पर देखिए 1 2 3 4 और डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गई यूनिट्स प्लेस। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं। अब यूनिट्स प्लेस पर अगर जब आप 0 भरते हैं तो 0 भरने को कंसीडर ही नहीं करना है। मैं बताता हूं कि आप कहीं पर भी 0 भरने को कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने वहां 0 भर भी दिया तो 0 + 0 + 0 + 0 कितनी बार भी कर लोगे वो 0 ही आएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग भी 0 ही आएगा। तो आप हमेशा नॉन जीरो डिजिट्स को ही भरो, बस 0 भरने को कंसीडर ही मत करो, क्योंकि कहीं पर 0 आ भी गया तो 0 कितनी बार भी जोड़ लो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 ही रहता है। अब समझिए, अब यूनिट प्लेस पर अगर आपने 1 भर दिया तो एक नॉन जीरो डिजिट चली गई, बची 6 नॉन जीरो डिजिट, तो इसको भरने के 6 तरीके। 2 डिजिटें चली गई तो इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके। अगर यहां पर आपने 1 भर दिया तो कितने नंबर्स की यूनिट्स प्लेस पर 1 आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 5 नंबर्स की यूनिट्स प्लेस पर 1 आएगा। कितने नंबर्स की यूनिट्स प्लेस पर 1 आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 5 नंबर्स की यूनिट्स प्लेस पर 1 आएगा। तो अच्छा, उतने यहां बोलो, आप 0 भर तो दो, लेकिन 0 + 0 + 0 1 करोड़ बार जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? है? और 0 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वैल्यू कितनी आएगी? तो उसको सब में जोड़ दोगे तो फिर वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी ना। तो 0 को जोड़ के या कंसिडर, वही तो मैंने इसके पहले बोला, आप सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को भरिए, क्योंकि 0 किसी भी प्लेस पर आए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा एक्चुअली। आप सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को भरिए, 0 को कहीं पर भी भरने पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, तो नॉन जीरो डिजिट 1 भरी। 1 के बजाय अगर आप 2 भी भर देते हैं तो भी कितने नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पर 2 आएगा? इतने ही नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पर 2 आएगा। 6 इंटू 6 इंटू 5, यानी यूनिट्स प्लेस पर सारी डिजिटों का सम सिर्फ नॉन जीरो डिजिट लेनी है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 0।
आइए टेंस प्लेस पर देखें। टेंस प्लेस पर भी सेम ही होगा। अगर आपने यहां 1 भर दिया तो एक नॉन जीरो डिजिट चली गई, तो इसको भरने के 6 तरीके, फिर 6 तरीके, फिर 5 तरीके। तो टेंस प्लेस पर भी सारी डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 1। ऐसे अगर आप 100 प्लेस की बात करते हैं तो 100 प्लेस पर भी अगर आप 1 भर देते हैं तो इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 6 तरीके, इसको भरने के 5। तो यहां पर भी सारी डिजिटों का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1000 प्लेस की अगर बात करते हैं तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर आपने 1000 प्लेस पर 1 भर दिया तो नॉन जीरो भर दिया, कंडीशन मीट हो गई। तो अब इसको भरने के 7 इंटू 6 इंटू 5 तरीके होंगे, क्योंकि अब आप यहां कहीं भी जीरो भर सकते हैं। अगर 1000 प्लेस पर आपने 2 भर दिया, कोई भी नॉन जीरो डिजिट भरी, तो इसको भरने के 7 तरीके, 6 तरीके, 5 तरीके। तो 1000 प्लेस पर सारी यूनिट डिजिट्स का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। बस आ गया, जोड़ लेंगे। बहुत आसान है। जीरो को कभी भी फिलिंग नहीं लेनी है, नॉन जीरो डिजिट को भरना ही है, क्योंकि जीरो को कितनी बार भी जोड़ लेंगे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये आ गया। ऐसे कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं, और जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि इसको लिखना आसान है, फिर इसको जोड़ने में फिर थोड़ा लंबाई चौड़ाई आ जाती है। कॉपी करिए। यस। अब मैं आपको एक और गजब की बात बताने जा रहा हूं। यह मेथड वैसे डायरेक्टली जेईई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज आ जाए। इस मेथड का नाम है कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड बहुत जबरदस्त मेथड है। कोफिशिएंट मेथड का यूज कब करना है? जब अलाइक को डिफरेंट में बांटना हो। अलाइक को डिफरेंट में बांटना हो। अब सुनो, अलाइक को डिफरेंट में बांटने के लिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से। कोफिशिएंट मेथड में बताने जा रहा हूं। कोफिशिएंट मेथड का यूज कहां पर आएगा? ऐसी क्या चीज सवाल में पढ़ लें कि हम समझ जाएं कि इस सवाल में लगेगा कोफिशिएंट मेथड। अलाइक को अगर डिफरेंट में बांटना हो, तो जैसे ही मैंने ये बात बोली होगी, आपके मन में विचार आया होगा, अरे अलाइक को डिफरेंट में बांटने के लिए तो बेगर्स मेथड ऑलरेडी सर ने पढ़ाया हुआ है। बेगर मेथड में अलाइक को अपन डिफरेंट में बांटने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेगर मेथड में मिनिमम की कंडीशन भी मीट हो जाती है कि भाई आप 13 सिक्कों वाला एक सवाल था कि 13 सिक्के अपन को 5 भिखारियों में बांटने हैं ताकि सबको कम से कम एक सिक्का मिले, तो पहले अपन एक बांट देते थे। तो बेगर मेथड काम करता है अलाइक को डिफरेंट में बांटने के लिए जब मिनिमम की कंडीशन हो कि कम से कम एक मिल जाए, या कम से कम 2 मिल जाए, या नन, वन और मोर मिल जाए। याद करो, बेगर्स मेथड जब अपन यूज करते थे तो इसमें नन, वन, मोर और ऑल बांटते थे, या फिर मिनिमम की कंडीशन भी मीट कर लेते थे। मिनिमम कंडीशन नन, वन, मोर और ऑल बांटते थे, और इसके अंदर हम लोग मिनिमम की कंडीशन भी मीट कर लेते थे कि मिनिमम इतना है तो बांट दीजिए। अब सुनना है ध्यान से, ध्यान सुनना है। लेकिन अगर अलाइक टू डिफरेंट बांटना हो और उसमें मैक्सिमम की कंडीशन आ जाए कि 13 अलाइक सिक्कों को भिखारियों में बांटो ताकि किसी को भी 4 से ज्यादा ना मिले, तब हम यूज करेंगे कोफिशिएंट मेथड। कब यूज करना है? ध्यान सुनना है। अलाइक टू डिफरेंट विद कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। बेगर मेथड नन, वन और मोर बांटिए या मिनिमम कंडीशन, दोनों को मीट कर लेगा। दोनों भैया जैसे मन चाहे बांटो तो भी बेगर मेथड यूज कर लीजिए आप, और कम से कम सबको एक मिल जाए, कम से कम सबको 2 मिल जाए, सिखाया हुआ है।
तो भी आप बेगर मेथड यूज कर लीजिए। लेकिन अगर यहीं पर अलाइक को डिफरेंट में बांटना है और मैक्सिमम की कंडीशन आ जाए, तब हमारे दिमाग में आएगा कोफिशिएंट मेथड। इसको आप बेगर मेथड से मीट नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। ध्यान सुनना है, जब अलाइक को डिफरेंट में बांटना है, जब अलाइक को डिफरेंट में बांटना है और मैक्सिमम की कंडीशन आ जाए, तब हम यूज करेंगे कोफिशिएंट मेथड। सबसे पहले आप ये समझिए कि कब इसको यूज करना है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में? जब अलाइक चीजों को डिफरेंट में बांटना है। और क्या, क्यों अलाइक को डिफरेंट में के लिए तो बेगर मेथड था, कोफिशिएंट की कब जरूरत पड़ेगी? जब उसके अंदर मैक्सिमा की कंडीशन आ जाए कि 15 सिक्के 6 भिखारियों में बांटने हैं, लेकिन किसी को भी 4 से ज्यादा ना मिले। 15 सिक्के 6 भिखारियों में बांटने हैं, किसी को भी 4 से ज्यादा ना मिले। अब मैक्सिमम की कंडीशन आ गई, कोफिशिएंट मेथड। तो सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि कब यह मेथड हमारे दिमाग में आएगा। ऐसा हम क्या पढ़ेंगे सवाल के अंदर कि हम समझ जाएं कि यार इसमें लगेगा कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड तभी काम का है या तभी लगाना चाहिए जब अलाइक को डिफरेंट में बांटना हो और वहां पर मैक्सिमम की कंडीशन आ रही हो। आइए क्वेश्चन के जरिए अब आपको मेथड बताते हैं। ये हम समझ गए कब काम में आएगा और बेगर मेथड और इसमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, ये हम समझ गए। अब इसको यूज करना क्या है कोफिशिएंट मेथड, ये तो हम समझ गए कब काम में लेना है। कौन सी बात पढ़ लें कि काम में लें, कैसे काम में लें, क्या है, आइए देखते हैं। अगर मैं यहीं पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, इसी से शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 15 coins among 6 beggars so that none gets more than 4 coins। अब ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो अलाइक को डिफरेंट में बांटना है जिसमें कि मैक्सिमा की कंडीशन आ चुकी है, तो हम यूज कर रहे हैं कोफिशिएंट मेथड। नाम पर अब आ जाइए, कोफिशिएंट मेथड। यानी हर भिखारी को क्या मिल सकता है, या तो 0 मिले, या 1 मिले, या 2 मिले, या 3 मिले, या 4 मिले। हर भिखारी को 0, 1, 2, 3 या 4 मिले। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने, ध्यान सुने। जिनमें बांट रहे हैं, अब सुनना है, जिनमें बांट रहे हैं उनको मिलने वाली चीजों को x की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले व्यक्ति को या तो 0 मिले, या 1 मिले, या 2 मिले, या 3 मिले, या 4 मिले। हर एक को जो चीज नंबर ऑफ थिंग्स मिल रही है उसको हम की पावर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले वाले को या तो 0 मिले, या 1, या 2, या 3, या 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू दूसरे वाले को भी सेम 0 या 1 या 2, 3 या 4। तीसरे वाले को भी यही, चौथे वाले को, पांचवें वाले को, सबको तो इनटू 5 आ जाएगा। सुनना है ध्यान से। कोफिशिएंट मेथड में हर जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनमें बट रहा है या बेगर में बट रहा है, तो हर एक को मिलने वाली जो चीजें हैं, जितनी चीजें मिल सकती हैं, उनको x की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भिखारी को या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 या 3 या 4, इनटू दूसरे भिखारी को या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। तो हर भिखारी को मिलने वाली चीज को, यानी हर भिखारी को या तो 0 मिलेगा, या 1 या 2 या 3 या 4। और कितने भिखारी हैं? टोटल 6 भिखारी हैं। इसके अंदर हम ढूंढेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15। यही अपना आंसर हो जाएगा। चूंकि हम कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, चूंकि हम कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये कहलाता है कोफिशिएंट मेथड। चूंकि हम कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये कहलाता है कोफिशिएंट मेथड। आखिर कोफिशिएंट हमारा आंसर कैसे दे देगा, ये भी समझिए आप। देखो, हर भिखारी को जो भी मिल रहा है वो हम x की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसी भी ब्रैकेट में
x की पावर 4 से बड़ी नहीं है। आराम समझें, आखिर ये हमारा आंसर कैसे आ जाएगा? हर भिखारी को जितना मिल रहा है हम उसको x की पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी x की पावर 4 से बड़ी नहीं है, तो किसी को भी 4 से ज्यादा नहीं मिल सकता। पहले भिखारी को जितना मिला प्लस, दूसरे भिखारी को जितना मिला प्लस, तीसरे भिखारी को जितना मिला प्लस, चौथे भिखारी को जितना मिला प्लस, पांचवें भिखारी को जितना मिला प्लस, छठे भिखारी को जितना मिला, उन 6 भिखारियों को जितना मिला उसका सम 15 आना चाहिए। अब देखो 15 कैसे कैसे बनेगा। पहले ब्रैकेट से x की पावर 4 पावर ले लो, दूसरे ब्रैकेट से x क्यूब पावर ले लो, तो जब इनको टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और किसी भी जगह पावर 4 से बड़ी नहीं होगी। क्यों 4 से बड़ी नहीं होगी? क्योंकि आपने 4 से बड़ी पावर लिखी ही नहीं है। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होके जितने तरीकों से x की पावर 15 बनाएंगे उतने तरीकों से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें जुड़ेंगी। पावरें जुड़ रही हैं मतलब हर एक को मिलने वाली चीजें जुड़ रही हैं। हर एक को मिलने वाली चीजें क्यों जुड़ रही हैं? क्योंकि आपने उनको मिलने वाली चीजों को x की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया है। आपने उनको मिलने वाली चीजों को, पहले भिखारी को जो भी कुछ मिल रहा है वो पावर में रिप्रेजेंटेड है, दूसरे भिखारी को जितना भी मिल रहा है वो पावर में रिप्रेजेंटेड है। तो पहले भिखारी इंटू दूसरा भिखारी इंटू तीसरा भिखारी, इस पूरे प्रोडक्ट में जब अपन x की पावर 15 ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या ढूंढ रहे हैं कि पहले ब्रैकेट से कौन सी x की पावर, फिर दूसरे ब्रैकेट से कौन सी x की पावर, फिर तीसरे ब्रैकेट से कौन सी x की पावर को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है कि x की पावर 15 बन जाए। हर भिखारी को या हर एक को जो चीज जितनी मिल सकती है उसको x की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भिखारी को भी ये मिल सकता है, दूसरे भिखारी को भी ये मिल सकता है, भिखारी को भी यही, चौथे को, पांचवे को ही। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितनी बार? 6 बार। तो ये आ गया पावर 6। अब जितनी प्रकार से इसमें x की पावर 15 बनेगा उतने ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। जितने प्रकार से x की पावर 15 बनेगा, क्यों? क्योंकि x की पावर 15 कैसे कैसे बनेगा? अलग अलग x की पावरों को लेकर, कि पहले ब्रैकेट से x क्यूब ले लिया, दूसरे से x क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे से x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें जुड़ेंगी, यानी पहले भिखारी को जितना मिला प्लस दूसरे भिखारी को जितना मिला प्लस तीसरे भिखारी को जितना मिला, उनका सम कितना आ जाएगा? 15। तो हम अगर x की पावर 15 इसमें ढूंढ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको लिखना सीखें, इसके बाद तो प्योर अलजेब्रा है, ढूंढना कैसे वो तो हम बता देंगे, कोई खास बात नहीं है। इसको लिखना सीखें। जितनी चीजें आप बांट रहे हैं उसका कोफिशिएंट ढूंढना है, और हर एक को जो जो चीजें मिल सकती हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। इसका कोफिशिएंट जो इसके अंदर होगा वही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या ये बेसिक लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना है जो मैं कहने जा रहा हूं। यस, अब ध्यान से सुनना है जो मैं कहने जा रहा हूं। तो यहां पर कुल मिला के हम ये समझ गए कि इसकी जो कोफिशिएंट होगा इसके एक्सपेंशन में वही हमारा आंसर है। ये तो हो गया लॉजिक। अब तो प्योर अलजेब्रा चलेगी, अब तो बाइनोमियल थ्योरम चलेगा। चलो देखें कैसे खेलते हैं, ध्यान देखना है। तो x की पावर 15 इन, अब देखो कैसे निकालते हैं, इसको जीपी की तरह जोड़ लो तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6, यानी x की पावर 15 इन 1 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -6, ऐसे लिख लिया। अब यहां पर पहली राज की बात यह है कि n 1 माइनस एक्स की पावर -n ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ x ऑकर्स। ये सबसे पहली बात आपको समझनी है कि ये नेगेटिव पावर जरूर है, लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करें, इसका एक्सपेंशन क्या आता है वो मैं भी बताऊंगा। लेकिन पहली बात आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इस चीज को एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर कोई x की नेगेटिव पावर नहीं आती है, इसके अंदर सारी x की सिर्फ पॉजिटिव पावर ही आती है। पहली बात आपको यही समझनी है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर x की कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आती है, इसके अंदर केवल x की पॉजिटिव पावर आती है। इसका खेल लास्ट में करना है नेगेटिव पावर का,
पहले इसको देख लीजिए, x की पावर 15 इन, अब यहां पर देखिए 6c0 माइनस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 10 माइनस 6c3 x की पावर 15 एंड सो ऑन। यहां करते इंटू 1 माइनस। अब मेरी बात सुने, ध्यान से सुनना। 63 के आगे जो टर्म है उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्यों नेग्लेक्ट कर दीजिए? क्योंकि 63 के बाद जो यहां पर टर्म आएंगी उनमें x की पावर 15 से बड़ी हो जाएगी। अब x की पावर 15 से बड़ी पावर नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगी, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव पावर कभी आती ही नहीं है एक्चुअली। तो अगर आप x की पावर 15 के आगे के टर्म इसमें लेते हैं, अगर आप x की पावर 15 के आगे के टर्म इसमें लेते हैं तो आपको कोई भी कभी भी x की पावर 15 की पावर मिलेगी ही नहीं। आप जो पॉजिटिव ब्रैकेट है जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे बड़ी पावर मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी पावर यहां आएगी तो x की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई होगी। इसको खोलने पर कोई x की नेगेटिव पावर नहीं आती है, तो x की पॉजिटिव पावर से अगर मल्टीप्लाई होगी तो 15 से बड़ी पावर देगी। हमको 15 से बड़ा नहीं ढूंढना है, हमको 15 ढूंढना है। अब देखिए ध्यान से कैसे ढूंढते हैं, तो उसके ऊपर की पावर मैंने नेग्लेक्ट कर दी, तो केवल लिखा 6c0 6c1 x की पावर 5 6c2 x की पावर 10 6c3 x की पावर 15 इंटू 1 माइनस x की पावर -6। क्योंकि इससे बड़ी पावर 15 से बड़ी पावर किसी पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई होकर 15 नहीं देगी। अब देखिए ध्यान से, 6c0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो कैसे लिखना है, ये बराबर आ जाएगा 6c0 इंटू x की पावर 15 इन दिस, इसके अंदर x की पावर 15 माइनस 6c1 इंटू x की पावर 10 इन दिस। देखो ये खुद x की पावर 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगा? x की पावर 10 से, प्लस 62 x की पावर 10 खुद है तो इनटू x की पावर 5 इन दिस, x की पावर 15 है यहां पर तो माइनस 63 इंटू x की पावर 0 इन दिस। ये समझिए, इसके पास कोई x की पावर नहीं है और यहां पर सिर्फ पॉजिटिव पावरें हैं, तो ये किससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगा? x की पावर 15 से। ये किससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगा? खुद x की पावर 5 है तो x की पावर 10 से। ये किससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगा? x की पावर 5 से। और ये किससे मल्टीप्लाई होकर x की पावर 15 देगा? x की पावर 0 से। ये पहला स्टार आप समझ गए कि केवल पॉजिटिव पावर आएंगी। अब आंसर लिखने के लिए दूसरा स्टार, दूसरा स्टार कहता है, दूसरा स्टार बहुत सिंपल सा है, ध्यान देना है। वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r n 1 माइनस x की पावर -n। इसके अंदर x की पावर r का कोफिशिएंट होता है n प्लस r माइनस 1 CR। बस हमको कोफिशिएंट से मतलब है। अच्छा, आप इसी की मदद से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसी की मदद से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसकी मदद से। अब आइए लिखें आंसर। 6c0 इसके अंदर x की पावर 15 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इंटू 6 प्लस 15 माइनस 1c 15 माइनस 6c1 इंटू x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, 6 प्लस 10 माइनस 1c 10 प्लस 6c2 इंटू x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, 6 प्लस 5 माइनस 1c 5 और x की पावर 0 का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, मिल गया आंसर, यही है। तो यहां पर हमने दो गजब की बातें सीखी। ये कोफिशिएंट मेथड जेईई के सिलेबस में बेसिकली इसीलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है हम इसको इसलिए सीख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम कोफिशिएंट मेथड लगा के खट से आंसर निकाल लें और हमारी रैंक 200-300 ऊपर पहुंच जाए और कोई बच्चे को कोफिशिएंट मेथड ना आता हो, वो उसी में थोड़ी देर तक उलझता रहे। है आसान सा, मैंने आपको दो बातें बता दी हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आराम से आपको कोफिशिएंट ढूंढना है,
ये दो ही बातें बस इसमें काम में आती हैं कि इसके अंदर कोई भी x की कभी नेगेटिव पावर नहीं आती, इसके अंदर x की हमेशा पॉजिटिव पावर आती है, और x की पावर r का कोफिशिएंट इसके अंदर क्या होता है वो, बस यही दो चीजें अगर अपन को पता है तो काम बन जाएगा। कॉपी करिए। जहां बैगर मेथड है वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये भारी पड़ता है। एक्चुअली कोफिशिएंट मेथड का यूज तभी करें जब मैक्सिमम की कंडीशन आ रही हो, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मल बैगर मेथड में, बैगर मेथड तो बता ही रखा है आपको, खट एक लाइन में आंसर, खट एक लाइन में आंसर, तो इसलिए इसको नहीं यूज करें। इसका यूज तभी करें जब मैक्स की कंडीशन फंस रही हो। नॉर्मल बैगर मेथड में भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। कोफिशिएंट मेथड बहुत आसान सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 10 coins be distributed among 4 beggars so that none gets more than 3 coins, ताकि किसी को भी 3 से ज्यादा ना मिले। चलिए अच्छी बात है। वापस से, तो हमको कितने बांटने, 10 बांटने हैं, तो हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 ढूंढेंगे। हर भिखारी को क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 मिल सकता है, या 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है। कुल कितने भिखारी हैं, 4। ये लीजिए, तो बस यही हमारा आंसर है भाई। हर भिखारी को मिलने वाली चीजों की संख्या पावर में रिप्रेजेंट होगी इनटू जितने भिखारियों को मिल रहा है। आइए, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, तो x की पावर 10 इन 1 माइनस x की पावर 4, 1 माइनस x होल 4, जो कि बन जाएगा x की पावर 10 इन 1 माइनस x की पावर 4 की पावर 4 माइनस 4। इसको लास्ट में देखते हैं। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें, और कहां तक एक्सपेंड करें, 10 से छोटी पावर तक। तो 4c0 4c1 x की पावर 4 प्लस 4c2 x की पावर 8। बस आगे के मत लिखें, क्योंकि x की पावर 8 के बाद x की पावर 12 आ जाएगा, तो आगे की पावरों को नेग्लेक्ट कर दें। आपको 10 या 10 से छोटी पावर लिखनी है, 10 या 10 से छोटी पावर लिखनी है। तो यहां पर हमने बस 8 तक गए, क्योंकि अगले टर्म में 12 पावर आ जाएगी। तो आ गया सीधे सीधे आंसर 4c0 इंटू x की पावर 10 इन दिस माइनस 4c1 4 तो है ही, तो x की पावर 6 इन दिस प्लस 8 तो है ही, तो x की पावर 2 इन दिस। अब तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4c0 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1c10, 4c1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1c6 प्लस 4c2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1c2। ये आ गया निकल के हमारे पास, तो जोड़ लेंगे, आंसर मिल जाएगा। इतने तरीकों से हम 10 सिक्के 4 भिखारियों में बांट सकते हैं, ताकि किसी भी भिखारी को 3 से ज्यादा ना मिले। सिंपल मेथड है, ध्यान देना है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है। कॉपी करिए। तो अपन ने कोफिशिएंट मेथड देखा, यानी एक मेथड अपन ने देखा बढ़िया सा, कि भाई साहब अलाइक को डिफरेंट में बांटना है और मैक्स की कंडीशन। आइए इस चैप्टर में आखिरी में एक और मेथड मैं बताऊं, एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डीडीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तब काम में लेना है जब डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना हो, डिफरेंट टू डिफरेंट। बोर्ड पर देखेंगे। अब सवाल उठता है कि गुरुजी आपने तो डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना सिखा दिया था। डिफरेंट को डिफरेंट में बांटने के लिए हम क्या तरीका लगाते थे,
पहले ग्रुप बनाते थे, ग्रुप। क्या बनाते थे? ग्रुप। याद करो, एक क्वेश्चन करवाया था कि 5 अलग अलग किताबें 3 अलग अलग बच्चों में बांटनी है, ताकि हर बच्चे को कम से कम एक किताब मिले। 5 अलग अलग किताबें 3 अलग अलग बच्चों में बांटनी है, ताकि हर एक को कम से कम एक किताब मिले। तो इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि पहले डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। तो 5 किताबों को 3 ग्रुप में, 3 गठरियों में पहले डिवाइड करो, ताकि हर गठरी में कम से कम एक किताब हो। तो या तो 113 या 122, फिर डिवाइड करने के बाद फिर हर एक बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट, यह तरीका आपको पहले बताया गया था। मान लो 5 किताबों के बजाय 20 किताबें हों, 40 किताबें हों, तो ऐसे ग्रुप बनाते बनाते ही बुढ़ापा आ जाएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 5 किताबों पर भी लगा सकते हैं, पर जनरली इसका काम तब पड़ता है जब जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। When things to be distributed are large in number, आमतौर पर तब इस्तेमाल पड़ता है, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है, ये छोटे पर भी बढ़िया काम करता है। ऑल्सो वेल यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। इसको आप स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वेल अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कोफिशिएंट मेथड है, तो जहां बैगर लगाना वहां कोफिशिएंट मत लगाओ, क्योंकि कोफिशिएंट भारी काम है। लेकिन ये जो डीडीएम है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इसको आप छोटे बड़े कहीं पर भी लगा सकते हो। और ये कब लगाना है आपको समझना है। डीडीएम का यूज कब करना है? जब डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना हो। डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना हो तब आप यूज करेंगे डीडीएम, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आइए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं और मैं आपको समझाता हूं क्या है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सिंपल सा मेथड है। यह मेथड कब काम में लेना है? जब डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना हो। आमतौर पर इसका यूज तब आएगा जब चीजें ज्यादा हो, 20 किताबें बांटनी हो, 100 किताबें बांटनी हो। लेकिन यह मेथड की अच्छाई यह है कि छोटे नंबर पर भी इतना ही सिंपल पड़ता है। तो इसमें आप डिफरेंट को डिफरेंट में कभी भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट को डिफरेंट में कभी भी यूज कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि इन हाउ मेनी वेज, बोर्ड पर देखेंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 different books be distributed to 3 different children so that all get at least 1 book, ताकि हर एक को कम से कम एक किताब मिले। तो ऑलरेडी हम इसका एक मेथड तो जानते ही हैं, डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। पहले काटो फिर बांटो। अब आपको डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में से, टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में से वो तरीके घटा देते हैं व्हेन एग्जैक्टली 2 चाइल्ड गेट नथिंग, वो भी घटा देते हैं व्हेन एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट नथिंग। ये घटा दिया। तो टोटल बांटने के तरीकों में से अगर हम वो तरीके घटा दें जब 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला, वो तरीके भी घटा दें जब 1 बच्चे को कुछ नहीं मिला, तो श्योर हो गया हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिला ही मिला। टोटल बांटने के तरीके, पहली किताब देने के भी 3 तरीके हैं, किसी भी एक को दे दो। दूसरी किताब देने के भी 3 तरीके हैं। टोटल बांटने के तरीके 3 raised power 5। पहली किताब देने के भी 3 तरीके इंटू, दूसरी किताब देने के भी 3 तरीके इंटू, तीसरी किताब देने के भी 3 तरीके इंटू, चौथी किताब देने के भी 3 तरीके इंटू, पांचवी किताब देने के भी 3 तरीके। तो टोटल किताबें बांटने के 3 raised power 5। 3 raised power 5 तरीकों में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ऐसा भी केस आ गया कि सारी किताबें केवल 1 बच्चे को दे दी। ऐसा भी केस आ गया कि सारी किताबें केवल 2 बच्चों में बांट दी, तीसरे को भगा दिया। ऐसा भी केस आ गया कि तीनों को कुछ ना कुछ मिल गया। सब केस आ गया।
टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि अपन ने हर किताब को देने के 3 वे कंसिडर किए। माइनस, अब टोटल बांटने के तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब गलती से आपने सारी किताबें केवल एक ही बच्चे को दे दी है, 2 को कुछ नहीं मिला, और वो तरीके भी घटा दो जब गलती से 1 को कुछ नहीं मिला। तो केवल वही तरीके बचेंगे जब सबको कुछ ना कुछ मिला ही मिला। टोटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखना बड़ा आसान है। किताब को देखो, किताब बटेगी, बच्चे नहीं बटते। पहली किताब को देने के 3 तरीके, दूसरी किताब को देने के भी 3 तरीके, तीसरी किताब को भी देने के 3 तरीके, चौथी किताब को भी देने के 3 तरीके, पांचों को भी देने के 3 तरीके। 3 into 3 into 3 हाउ मेनी टाइम? 5 times 3 raised power 5। इनमें से वो तरीके घटा दो जब गलती से 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला, और वो तरीके घटा दो जब एग्जैक्टली 1 बच्चे को कुछ नहीं मिला। अब सुनना है ध्यान से। 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला, 3 में से 2 बच्चों को भगा दो, क्योंकि जिन 2 बच्चों को कुछ नहीं मिलना है उसको हटाओ। 2 बच्चे हट गए, अब अकेला 1 बच्चा बच गया, उसको सारी किताबें दे दो। उसको सारी किताबें देने का एक ही तरीका है, ये लीजिए। देखो कि इसकी वैल्यू निकल के 3 आ जाएगी। वैसे भी देखो, अगर 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला है, अब 3 ही तो बच्चे हैं, अब 2 बच्चों को कुछ नहीं मिला है, यानी सारी किताबें आपने एक ही बच्चे को दे दी है। तो सारी किताबें एक ही बच्चे को देने के 3 ही तरीके हैं। ये तो सारी किताबें केवल पहले बच्चे को दे दो, ये सारी किताबें केवल दूसरे बच्चे को दे दो, ये सारी किताबें केवल तीसरे बच्चे को दे दो। ये आ गया व्हेन एग्जैक्टली चाइल्ड गेट नथिंग। ये आ गया, ये 3। अब एग्जैक्टली 1 बच्चे को कुछ ना मिले तो 3 में से 1 बच्चे को भगा दो। एक्चुअली कोई एक बच्चे को हटाना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ नहीं दे, तुम निकल ले, तू निकल ले। अब बच गए 2 बच्चे। अब इन 2 बच्चों को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, अब इन 2 बच्चों को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो 1 बच्चे को आपने भगा दिया, अब 2 बच्चे बच गए हैं। अब उन 2 बच्चों के लिए फिर हम लिखेंगे टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस टोटल बांटने के तरीके, और उनमें से वो घटाओ व्हेन एग्जैक्टली 1 गेट्स नथिंग। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर शर्त है एग्जैक्टली 1 बच्चे को कुछ ना मिले, यानी बाकी बचे हुए 2 को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो बाकी बचे हुए 2 बच्चों में टोटल बांटने के तरीकों में से वो घटा देंगे जब उनमें से भी 1 को कुछ नहीं मिला। तो आइए आंसर लिखने की घड़ी आ गई है। 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 3C1। 2 बच्चों में टोटल बांटने के तरीके 2 की पावर 5, 2 बच्चों में टोटल बांटने के तरीके 2 की पावर 5 माइनस, जब उनमें से कोई एक खाली हाथ गया। अब उनमें से किसी भी एक को खाली हाथ के 2 ही तरीके हैं, या तो पहले को खाली हाथ करके दूसरे को सारी किताब दे दो, या दूसरे को खाली हाथ करके पहले को सारी किताब दे दो। ये आ गया। सो दे हमारा खट से आंसर। अभी समझाने में टाइम लगा लेकिन करने में बहुत फास्ट होता है। ध्यान रखना यहां पर शर्त है कि एक ही बच्चे को खाली छोड़ना है, तो जिस बच्चे को खाली छोड़ना है उसको पहले ही भगा चुके हैं। तो अब जिन 2 बच्चों में बांट रहे हैं उन दोनों को कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। अब देखिए यहां पर फायदा क्या है, मैं बताता हूं। अब नहीं, देखो 1 बच्चे को भगा दिया जिसको कुछ नहीं मिलना, बोलो हां। तो यानी अब 5 किताबें इन 2 बच्चों में बांटनी है, लेकिन अब दोनों को एक एक मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए दोनों को, क्योंकि जिसको कुछ नहीं मिलना था पहले निकाल चुका हूं मैं। तो अब जो 5 किताबें इन 2 बच्चों में बांटनी है, अब जो 5 किताबें इन बचे हुए 2 बच्चों में बांटनी है, उनमें हर एक को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बोलो हां। इसलिए टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में से वो घटा दिया जब उन दोनों में से भी किसी एक को कुछ नहीं मिला। क्या यहां तक गाड़ी पहुंची? हाँ, वो अरे 3C1 3C2 की वैल्यू एक ही होती है, NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। अब मैं आपको इसका मेन बात बताता हूं। ये तो गुरुजी कोई खास बात नहीं, मैं बताता हूं खास कब होगा। 5 किताबों की जगह 15 किताबें कर दो आप। अब जब आप यहां केस बनाएंगे तो पगला जाएंगे, लेकिन यहां कुछ नहीं करना है, यहां सिर्फ 15 कर देना है आपको।
और आपका आंसर आ गया। ये इसका फायदा है एक्चुअली। ये बहुत अच्छा मेथड है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें छोटे में भी काम करेगा और बड़े में तो बढ़िया काम करेगा। अभी 15 किताबें इस प्रकार से बांटनी हो तो आप केस बनाते बनाते ही बवला जाओ, कितने केस बनेंगे। लेकिन ये देखिए, खट एक लाइन में आंसर आ गया। अपन ने जैसे 5 किताबें बांटी, यहां पर कितनी भी किताबें हो, यहां पर कितनी भी किताबें हो, उसके बजाय n किताबें हैं भैया, पता नहीं कितनी किताबें हैं। अब तो केस ही नहीं बना सकते आप, बड़ी दिक्कत आएगी। n किताबें हैं, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। n, आपको इस मेथड की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये लीजिए, इतने तरीकों से n किताबें 3 बच्चों में बांटी जा सकती हैं ताकि हर बच्चे को कम से कम एक किताब मिले। इस मेथड की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी थी। इस मेथड का फायदा क्या है? जब जिन चीजों को बांटना है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, ये इस मेथड का फायदा है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इस प्यारी बात, कि बड़े छोटे हमेशा काम करेगा। वेल यूज्ड किया जा सकता है, इसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे जैसे 5 किताबें अपन ने बांटी, n किताबें बांटने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब n की जगह कोई भी नंबर रख लें आप, हर बार आंसर यही आना है। यह है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए उसको घटा देते हैं। कॉपी करिए। तो ये आके जाती है ओवर।